जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा ये रहेगा हमारा विभिन्न प्रकार के आवास। आज हम मानव, जंतु, इन सब के आवास के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटिव जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे हम उनको देखेंगे। आज की क्लास में हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारी 12th नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने 11 क्लासेस ले चुके हैं और अगर आपने उनमें से कोई सी भी क्लास नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारी क्लासेस में, आप उन्हें देखना ना भूलें। इस क्लास को देखने के बाद उन्हें भी ज़रूर देख लें ताकि आपका बेस क्लियर होता हुआ चले। इसके बाद आपने अगर हिंदी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हिंदी की भी क्लास देख सकते हैं। हिंदी की पूरे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी न्यू क्लासेस अब आपके पेडोलॉजी की स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप उन्हें चाहें तो उन क्लासेस को भी ज़रूर देखें। सारे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस हैं। जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सारी क्लासेस आपके लिए डाली गई हैं। तो चलिए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें, है ना। जिन लोगों तो उन सभी लोगों तक पहुंचा दें, उनसे बता दें कि आपकी क्लास आ चुकी है। और आप लोग पहले क्लास को लाइक कर दें और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है आवास। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे आज की जो हम क्लास में देखने वाले हैं ये आपके पशु पक्षी और मनुष्य के लिए जो विभिन्न प्रकार के आवास हैं हम इनके बारे में देखेंगे। आपके चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और आपको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आवास के बारे में जानते हैं। देखिए, आवास कैसा है? आवास यानी रहने का स्थान। सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। हमें भी, हम चाहे वो पक्षी हों, जीव जंतु हों, जानवर हों, कोई भी हो, उन सबको रहने के लिए एक आवास की ज़रूरत होती है जिसे हम हमारा घर कहते हैं। हम अपने घर में रहते हैं, पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उसमें अंडे देते हैं। फिर जलीय जीव जल को अपना घर मानते हैं, जल में रहते हैं, है ना। और फिर इसके बाद उभयचर होते हैं जो आपके जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से आवास की ज़रूरत होती है। सभी जीव ऐसे स्थान में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर वे स्वतंत्रता पूर्वक रह सकें, पर्याप्त भोजन मिल सके, अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान प्राप्त करा सकें। चाहे वो कोई सा भी जीव हो, चाहे मानव हो या जंतु, सभी अपने बच्चों, अपने लिए ऐसा स्थान ढूंढते हैं जिसमें वो स्वतंत्रपूर्वक वहाँ रह सकें, अपने बच्चों को बड़ा कर सकें, उनका विकास कर सकें, उनके बच्चे स्वतंत्रपूर्वक रह सकें। ऐसे आवास को वो हमेशा ढूंढकर उसी जगह पर अपना घर, अपना आवास बनाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले प्रमुख आवास की परिभाषाएं कुछ लोगों ने आवास के बारे में बताया है कि जैसे हम ऑक्सफोर्ड अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हुए चलें तो भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए वे आवास है। ऐसी संरचना, भवन किसे बोलेंगे? ऐसी संरचना जिसमें हम क्या कर सकें? निवास कर सकें, वहाँ पर हम रह सकें, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम आपका भवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भवन यानी घर बोलेंगे। क्या ये किसके अनुसार बताई गई है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बताई गई है। ऐसा भवन या ऐसी संरचना जिसमें हम निवास कर सकें, रह सकें, अपना जीवन का यापन कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम भवन कहेंगे यानी आवास कहेंगे। अब RS देश पांडे के अनुसार अगर हम देखें तो आवास मानव समूह के लिए सरल स्थान है। आवास क्या है? मानव समूह के लिए एक कैसा है? सरल स्थान है जिसमें दीवार, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होती हैं। मतलब इनने एक ऐसी संरचना बताई है जिसमें दीवार है, फर्श है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं और छत हैं। इसको इनने क्या नाम दिया है? आवास नाम दिया है। क्या दिया है? आवास। तो याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक नॉर्मल बताई है ऐसी संरचना जिसमें हम निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? आवास हो जाएगा। मगर जब हम RS देश पांडे के अनुसार अगर हम आवास की संरचना बोलें तो उन्होंने इसकी जो परिभाषा को व्यक्त करते हुए बताया है कि उसमें दीवार भी होनी चाहिए, फर्श भी होंगे, दरवाजे भी होंगे, खिड़कियां भी होंगी और छत होगी। ऐसी संरचना जो निर्माण की जाएगी उसको हम घर बोलेंगे। तो आई होप आपको दोनों परिभाषाएं अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। दोनों परिभाषाओं का अच्छे से याद रखते हुए चलेगा, चाहे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हो या आपके RS देश पांडे की हो। आगे देखेंगे अगर हम आवास के प्रकार देखते हैं। अब हम आवास के प्रकार देखेंगे, आवास कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और उनमें कौन कौन से जीव जंतु किस तरीके से रहते हैं, अब हम ये देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आवास दो प्रकार के होंगे, एक तो स्थानीय आवास होगा और एक दूसरा होगा आपका जलीय आवास। कौन कौन से आवास होंगे? एक स्थानीय आवास होगा, दूसरा आपका
जलीय आवास होगा। अगर हम स्थानीय आवास को लेते हुए चलें, किसको, स्थानीय आवास को अगर हम लेते हुए चलें तो देखिए ज़रा, जो जीव जंतु स्थल पर निवास करते हैं, मतलब जो भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, स्थल पर रह रहे हैं, वे स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। वे कहाँ पर आते हैं, स्थलीय आवास के अंतर्गत। अब स्थलीय आवास में क्या क्या आएगा, जैसे चाहे वो पर्वत हो, है ना, पर्वतीय स्थल हो, मरुस्थलीय हो, वनीय हो, घास का मैदान हो, है ना, ऐसे स्थानों को मतलब हम स्थल, धरती पर रह रहे हैं, स्थल पर रह रहे हैं। तो स्थल में भी कहाँ पर, जैसे चाहे वो पर्वतीय एरिया हो, चाहे वो मरुस्थलीय एरिया हो, चाहे वो वनीय एरिया हो, मतलब वन जंगल वगैरह वाले में जो आदिवासी लोग समूह हमारे भाई बहन रहते हैं, ऐसा एरिया हो, या घास के मैदान जहाँ पर हम लोगों के घर बने होते हैं ना, ये घास के मैदान होते हैं, समतलीय एरिया होता है जहाँ पे हम लोग हमारे घरों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे स्थान पर रहने वाले लोग क्या है, स्थलीय प्राणी होंगे, स्थल पर रहने वाले प्राणी होंगे, है ना। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि स्थलीय प्राणी हम कैसे बोल रहे हैं, स्थल पर रहने वाले जो हम बोल सकते हैं जंतु हैं, या स्थल पर रहने वाले जो भी प्राणी हैं, उस प्रकार से वो रह सकते हैं। अगर हम देखें आपके जलीय, तो जल में अंतर ऐसे जीव जंतु आएंगे जो जल में रहते हैं, जैसे वो तालाब है, झील है, समुद्र है ना, नदियाँ वगैरह है, जिसमें मछलियाँ हैं, मेंढक वगैरह, सांप, तीतर, ये सब कैसे प्राणी होंगे, जलीय प्राणी होंगे, जो जल में रहना निवास करते हैं। देखिए मेन तो हम दो टाइप से रहते हैं, एक तो स्थल पर रहते हैं, एक जल पर रहते हैं, है ना। जलीय प्राणी कौन से होंगे, जो जल तालाब, झील वगैरह इनमें रहते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह हैं। इस प्रकार के जो प्राणी होंगे जो कहाँ पर रहते हैं, आपके जल में रहते हैं। स्थल पे कौन से, जैसे हम मनुष्य हैं, है ना, चाहे वो स्थलीय कहीं पे भी वो पहाड़ी एरिया हो या आपका वनीय एरिया हो, इस टाइप से जो एरिया में रह रहे हैं वो आपके कैसे हो जाएंगे, स्थलीय। तो आपको समझ में आया होगा स्थलीय और जल। तो स्थलीय भी अच्छे से समझते हुए चलिएगा और जलीय अच्छे से समझते। तो आवास के कितने प्रकार बताए हैं, तो आवास के 2 प्रकार बताए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, बाई चांस आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि आवास के कितने प्रकार है, तो आवास के 2 प्रकार है, एक तो स्थलीय है और दूसरा आपका जलीय आवास। कौन कौन सा है, आपका स्थलीय आवास और दूसरा कौन सा है, आपका जलीय आवास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आएंगे विभिन्न प्रकार के पशु, है ना, पशुओं के अब जो विभिन्न आवास, हम पशु देखेंगे और उनके विभिन्न अलग अलग आवास देखते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अब जैसे वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। अब हमारे वातावरण में तो आसपास हमको बहुत सारे जीव जंतु, पक्षी भी दिखते हैं, जानवर भी दिखते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के हमें कितने सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को, और वो भी अपने अलग अलग आवास में रहना पसंद करते हैं। कहाँ पर, जहाँ पे वो स्वतंत्रता पूर्वक रह सकें। स्थल एवं जंगल में रहने वाले अगर हम जीव देखें तो स्थल और जंगल में जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, शेर, हाथी, हिरण, गेंडा, है ना, बाघ और चिंपांजी आदि। इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो कुछ इसमें वाइल्ड एनिमल भी है और कोई आपके डोमेस्टिक एनिमल्स है, जैसे डॉग, कैट वगैरह जो होंगी डोमेस्टिक एनिमल्स में आ जाएंगे, है ना, आपके घर में रहने वाले जंतुओं के अंतर्गत आ जाएंगे। और जैसे ही आपके अगर हम वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों को देखेंगे तो चिंपैंजी हुआ, शेर हुआ, चीता हुआ, हाथी हुआ, इस प्रकार के जो जानवर होंगे वो कहाँ पर रहेंगे, आपके इस प्रकार के जानवर आपके रहने वाले जो जानवर हैं वो कहाँ पर रहते हैं, आपके जंगलों में रहते हैं। तो ये अच्छे से, तो ये कहाँ पे है, आवास में तो रह रहे हैं मगर स्थल पे रह रहे हैं और जंगल में भी रह रहे हैं। स्थल और जंगली जानवरों का लेते हुए चलेंगे। अगर हम सेकेंड हमारी स्लाइड पे चलें तो इसमें बता है पानी में रहने वाले जीव। अब हम पानी में रहने वाले जीवों को देखेंगे तो मछली, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, है ना, आदि, कछुआ, फिर इसके बाद कितने सारे जीव होते हैं, मछली वगैरह कितनी अलग अलग प्रकार की, है ना। फिर इसमें आपका, है ना, समुद्र में समुद्री गाय होती हैं, व्हेल वगैरह होती हैं, कितनी अलग अलग प्रकार की, ये सब कहाँ पर रह रहे हैं, समुद्री जीव है, समुद्री जलीय जीव है, सिंपल हम बोल सकते हैं जलीय जीव है। अब छोटे छोटे पाउंड वगैरह अगर हम छोटे छोटे तालाब वगैरह बनाएंगे तो उसमें इतने बड़े जीव नहीं रह पाते। तो बड़े बड़े स्थानों अगर बड़ी कोई जलीय राशि है, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैली है, जैसे समुद्र, है ना, या आपके महासागर टाइप की कोई से, तो उसमें बड़े बड़े जीव जंतु पाए जाएंगे। मगर अगर आपका छोटे एरिया में अगर कोई सा जलीय राशि है तो उसमें छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाएंगे जो वहाँ पर रहने वाले नॉर्मल जीव जंतु होंगे।
अब पेड़ों पे रहने वाले अगर हम देखें, बंदर है, लंगूर है, पक्षी है, कितने सारे अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे से बिल्कुल इंसेक्ट होते हैं, जो कहाँ पर रहते हैं, आपके पेड़ों पर भी रहते हैं, है ना। कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। और ज़मीन के अंदर, अब ज़मीन के अंदर मतलब जो क्या बना के रह रहे हैं, पोल बना के, होल बना के जो रहते हैं, है ना। जैसे चूहा हुआ, सांप हुआ, चींटी हुआ, खरगोश हुआ, केचुआ वगैरह हुआ, बिच्छू वगैरह हुआ, ये कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन के अंदर क्या बना के रहते हैं, अपना एक सुरंग, छोटी छोटी सी जो होल्स होते हैं उनको बना बना कर रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के अलग अलग निवास होंगे, अलग अलग टाइप से वो रहेंगे। सब जानवर रह रहे धरती पर ही रहे हैं, मगर भूमि पर ही रह रहे हैं, मगर उनके भी अलग अलग स्थानों पर उनका निवास बनाया गया है। आगे देखते हुए चलते हैं उभयचर। अब हम किसको देख रहे हैं, उभयचर को देख रहे हैं, है ना। अब उभयचर जो होते हैं ऐसे मतलब जीव होते हैं, ये आपके ऐसे जीव होते हैं जो स्थल व जल दोनों स्थानों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, स्थल पे भी रहेंगे, जैसे मेंढक हुआ जल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है ना। आपका सांप हुआ जल में भी रहता है, स्थल में। मगरमच्छ हुआ जल में भी रहती है, स्थल में भी रहती है ना। और इसके बाद घड़ियाल वगैरह जो होती है, मगरमच्छ की तरह होती हैं घड़ियाल, मगर घड़ियाल का मुंह आगे का जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, मगरमच्छ की अपेक्षा लंबा होता है। तो घड़ियाल वगैरह जो होती हैं, मगरमच्छ वगैरह जो होती हैं, तो ये क्या करती हैं आपकी, ये सब जो होते हैं आपके उभयचर होते हैं। ये कैसे होते हैं, उभयचर। उभयचर एम्फीवियन बोलते हैं इन्हें, एम्फीवियन। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके मान लीजिए पानी में भी रह रहे हैं और आपके धरती पे भी रह रहे हैं, ज़मीनों पर भी रह रहा है, तो इन्हें हम उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें उभयचर बोलते हैं। जैसे आपका कोई मछली है, वो आपकी ज़मीन पर नहीं रह सकती, धरती पर नहीं रह सकती, है ना, मगर जली जल में रहेगी। मगर आप मेंढक को आप जल में भी रख सकते हैं, और आप कहाँ पे भी रख सकते हैं, उसे पानी में, मतलब भूमि पे भी रख सकते हैं। इस प्रकार सांप को भी आप भूमि पे भी रख सकते हैं, जल में भी रख सकते हैं। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं हमारे आसपास, हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम पक्षियों के बारे में जानेंगे, पक्षियों के आवास के बारे में जानेंगे। देखो, पक्षियों के विभिन्न आवास होते हैं। पक्षी अपने घोंसले खुद बनाते हैं। पक्षी क्या करते हैं, अपने घोंसलों का निर्माण खुद ही करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, आपके खुद ही दाना, बड़े जो सीकें होती हैं, छोटी छोटी सी, छोटे छोटे से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तिनकों को, फिर उनसे क्या बनाते हैं, अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद सभी पक्षियों घोंसले भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब सब कोई के, अगर आपने देखे होंगे सारे पक्षियों के आपको घोंसलों के बनाने का तरीका और जो उनके घोंसले बनते हैं वो कितने अलग आपको देखने को मिलेंगे ना। सारे आपको जितने भी पक्षी हैं उनके घोंसले आपको कितने अलग अलग देखने को मिलेंगे। पक्षियों द्वारा घोंसले अंडे, है ना, पक्षियों द्वारा जो घोंसले बनाए जाते हैं वो अंडे देने तथा बच्चों को बड़े होने तक उनके लिए बनाए जाते हैं। अब पक्षियों द्वारा घोंसलों के निर्माण क्यों किया जाता है, तो पक्षी जैसे हमारे लिए घरों का निर्माण क्यों किया जाता है, ताकि हम उसमें रह सकें, अपना विकास कर सकें, है ना, रहकर एक स्थान पर। ऐसे ही पक्षियाँ जो होते हैं वो जो घोंसलों का निर्माण करती हैं, मेन उनका काम होता है अंडे देना, और उनके जो बच्चे होते हैं वो जब तक छोटे रहते हैं, उनने लायक नहीं हो जाए, तब तक वो घोंसलों में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं, है ना। कितने समय तक रहेंगे, उनके अंडों को रख सकें, साथ में, है ना, वो उनके बच्चों को अब उन घोंसलों में रख सकें। अब आगे हम देखते हुए चलेंगे, है ना, बच्चों के निर्माण के लिए वो उनमें रखते हैं। फिर आगे देखते हैं, जैसे कबूतर और गोरैया मनुष्यों के घर में रहते हैं, तो कबूतर और गोरैया अपने घोंसले बहुत कम बनाते हैं, ना। क्या बनाते हैं, घोंसले, क्योंकि ये कबूतर वगैरह जो होते हैं ये जैसे हमारे घरों में ही रहते हैं, हमारे आंगन में रहती हैं गोरैया, है ना। तो ये हमारे घर में जो रहते हैं पेड़ वगैरह, तो उन्हीं में वो अपने घोंसले वगैरह का निर्माण कर लेते हैं। आपके गोरैया कबूतर वगैरह जो होते हैं, या हमारे कोई घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम ज़्यादा उस जगह का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर वो अपने अंडों को सुरक्षित रख लेते हैं और अपने बच्चों का विकास करते हैं। कौआ पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर क्या बनाता है, आपका डाली पर क्या बनाता है, वो घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, क्योंकि कौवा, ऐसा मानना होता है कौवे का कि अगर हम सबसे ऊंची डाली पे बनाएंगे तो मेरा जो आपका जो घोंसला जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाएगा। उसे ऐसा फील होता है कि अगर मैं सबसे ऊंची डाल पे बनाऊंगा तो मेरा घोंसला सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, इसलिए वो कहाँ पर बनाता है, ऊंची डालों पर क्या बनाता है, अपने घोंसलों का निर्माण करते, है ना। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर, है ना, क्या बनाती, घोंसले। तो दर्जन चिड़िया जो होती है, इसलिए इसे दर्जन चिड़िया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दर्जी की तरह ही एक दो पत्तों को पहले आपस में ऐसी जगह से सिलती है ताकि वो अलग ना हो। अच्छे से पत्तों को ढूंढेगी, मजबूत पत्तों को ढूंढेगी, फिर उन्हें बीच में सिल के फिर उसमें अपने घोंसले का निर्माण करती है, इसलिए इसे दर्जन चिड़िया भी कहा जाता है। सोचिए इन छोटे छोटे पक्षियों में भी कितना दिमाग होता है, वो कितने उससे अपना काम करते हैं। फिर आगे देखते हैं,
कोयल अपने अंडे जो होते हैं वो कोए के घोंसले में देती। कोयल जो होती है अपने जो अंडे होते हैं कौवे द्वारा जो बनाया गया घोंसला होता है उसमें देती है। ये अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती, बस हमें याद रखना है, ये अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती। जो कौवा द्वारा बनाए गए जो घोंसले हैं उन्हीं में अपने अंडे को दे जाती है। गिद्ध जो होता है, गिद्ध जो होते हैं ये सुनसान स्थान, पेड़ या चट्टानों पर या चील द्वारा बनाए गए घोंसलों में अपने अंडे को देता है। गिद्ध जो होता है, अगर गिद्ध अपने बच्चों को देगा तो वो अपना घोंसला कैसा बनाएगा, बिल्कुल ऐसी जगह पर बनाएगा जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, बिल्कुल सुनसान एरिया रहेगा, है ना, जहाँ पर कोई आने जाने वाला ना हो। फिर इसके बाद या तो फिर आपके पेड़, मतलब ऐसी जगह पे पेड़ ढूंढेगा जिस पेड़ पे ज़्यादा कोई जानवर वगैरह नहीं चढ़ते हो, मतलब सुनसान एरिया हो, बिल्कुल शांत प्लेस हो। चट्टानों पर इसे दुका कर बनाएगा, है ना। या चील अपने घोंसलों को बनाती है, क्योंकि चील भी ऐसे ही स्थानों पर क्या बनाती है, अपने घोंसलों को बनाती है। तो फिर गिद्ध अगर खुद नहीं बनाता तो फिर चील द्वारा जो बनाए गए घोंसले होते हैं, क्योंकि उनके घोंसले का निर्माण सिर्फ उतनी टाइम के लिए किया जाता है कि उनके बच्चों का विकास हो सके, उसके बाद उनके घोंसले का यूज़ नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उनके घोंसलों में जाकर क्या दे आते हैं, अपने अंडों को रख देते हैं। ये हमें याद रखिएगा। मोर जो होती है, मोर अपने जो अंडे देती है वो झाड़ियों के बीच में देती है ना। कहाँ देती है, डालियों पर, है ना, झाड़ियों के बीच डालियों पर रख के आती है। मतलब क्योंकि मोर नॉर्मली खेतों पर रहती है ना, और ऐसी जगह रहती है तो वहाँ पे बीच झाड़ियाँ जो होती हैं उनके बीच में जाकर, है ना, अपने अंडे को दे के आती है उनके बीच में जाकर, या हम बोल सकते हैं सिंपल डालियों पर भी रख के आ जाती है ना। तो याद रखिए, इस टाइप से जो पक्षी वगैरह होते हैं, सोचिए वो अपने ही निवास के लिए कितनी मेहनत करते हैं और एक सुरक्षित स्थानों पर अपने अंडों को देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब मनुष्य की आवाज़ देखेंगे हम। मनुष्य की आवाज़ को देखते हुए चलते हैं कि मनुष्य किस हिसाब से अपने आवासों का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य जो है वो अपने स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के आवास का निर्माण करते हैं। क्या, स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के आवासों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं देखते जरा। स्थायी आवास कैसे होते हैं, जहाँ पे वो निरंतर रह रहे हों, मतलब जैसे हम लोग, है ना, जहाँ पर वो उस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना, एक बार अपना घर बना लिया है, वहीं पर रहना, निरंतर वहीं से अपना काम करना, वहीं पे सब कुछ अपना जो काम है उसी घर में करना। ये निरंतरता के लिए होता है, स्थायी घर होता है। यहाँ से उस घर को हम इधर उधर नहीं ले जा सकते, वो एक ही जगह रह सकता है वो घर, ये स्थायी घर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अस्थायी घर के देखें तो ये किसके लिए बनाए जाते हैं, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं, या जीव जंतु जा रहे हैं, अस्थायी रूप से, जैसे टेंट तंबू वगैरह जैसे हम ये डाल लेते हैं, इस टाइप से बना लेते हैं ना, टेंट वगैरह जो होते हैं इस टाइप से निर्माण कर लेते हैं टेंट वगैरह के। तो ये क्या होते हैं, आपके अस्थायी घर होते हैं। क्या होते हैं, आपके अस्थायी घर होते हैं, याद रखिएगा। तो स्थायी घर जो परमानेंट बने हो, अस्थायी घर जिन्हें हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जो आजकल जैसे बेन में चलते हैं, आपके घर वगैरह बना के बेन में हम पिकनिक वगैरह पे कहीं जा रहे हैं तो बेन वगैरह में अपना घर वगैरह बना लेते हैं। इस टाइप से जो होते हैं ये अस्थायी घर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, परिवार के लिए आवास की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम परिवार हैं, हमारा पूरी फैमिली है, उसके लिए आवास की आवश्यकता क्यों हो रही है, तो हम ये देखते हुए चलते हैं परिवार के लिए आवश्यकता है। तो देखो, आवास मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकता होती है। आवास जो होती है वो किसी भी मनुष्य हुआ या कोई भी मानव हुआ, उसकी कैसी एक मूलभूत आवश्यकता, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कैसा है, वो ज़रूरी है। क्योंकि आवास बिना हम कहाँ रहेंगे। आवास अगर हम टेंटों में भी नहीं रह सकते हैं ना, हमें एक स्थायी आवास की आवश्यकता होती है, वो हमारी एक नेसेसरी होती है ना। घर, कपड़ा, मकान, तो मकान भी होना ज़रूरी है, कपड़े भी होने, भोजन भी होना ज़रूरी है, जल भी होना ज़रूरी है। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हमारी जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो हमारा आवास यानी हमारा घर होता है, जो मनुष्य को क्या देता है, सुरक्षा, स्थायी एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। उनको सुरक्षा भी देगा, उसको सेफ रखेगा, आंधी तूफान पानी से सेफ रखता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, स्थायी रहता है, उसके लिए कैसा रहता है, स्थायी रहता है, वो एक जगह पर ही बना रहता है। अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि हम घर हमारा ऐसी जगह पर ही बनाते हैं जहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल हो, जहाँ पे हम रह सकें, है ना। आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, जहाँ पे हम अपना मकान का निर्माण करें। क्रियाशीलता हो, है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, हम ऐसी जगह पर बनाएंगे जहाँ पे क्रियाशीलता हो, सब लोग जागरूक हो, सामाजिक लोग हमारे आसपास, हमारे ऐसे परिवार के लोग रहें जिनसे हम मिलते जुलते रहें। प्रतिष्ठा, एक अच्छा, अगर हम अच्छी कॉलोनी और अच्छी जगह बनाते तो प्रतिष्ठा का मान भी रहता है। मनोरंजन, विश्राम मिलता है, मनोरंजन होता है हमारा, हमें विश्राम की प्राप्ति होती है। सामाजिक गुणों
है ना, सामाजिक जो गुण है उनका विकास भी होता है। क्योंकि हम ऐसी जगह हमारे घर का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ की व्यवस्था और हर चीज़ का हमें पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो, तो वहाँ से हमारे सामाजिक गुणों का मिलता है। और सामाजिक गुण जैसे फिर हमारे अंदर प्रेम आता है, हम लोगों से मिलते ही एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर प्रेम की भावना होती है, दया होती है, उनके प्रति करुणा होती है, शोक की भावना होती है, विनम्रता बनी रहती है, और इस प्रकार से आदि इतने सारे गुणों का क्या होता है, विकास होता है। और अगर हमारे बच्चे इन ऐसे माहौल में रहते हैं तो उनके अंदर भी सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति दया, है ना, और क्रोध वगैरह, मतलब अपने प्रति क्रोध, उनके मतलब अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है, उनके अपनों के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसके प्रति क्रोध होगा, शोक होगा, उनके मन में दुख का भाव प्रकट होगा। इस तरीके से एक सामाजिक मनुष्य जो होता है उसका हम बोल सकते हैं विकास होता है। सामाजिक जो मनुष्य, सामाजिक जो ज्ञान होता है, सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं, उनका धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे उनका विकास होता है। तो आगे देखते हुए चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा करते हैं, चलिए आगे देखते हुए चलते हैं हम लोग। अब देखिए राष्ट्रीय आवास नीति, अभी कितने सारे घर बनाए प्रधानमंत्री, आपके जो घर बनाए जा रहे हैं, शौचालय वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे जो मानव एक पिछड़े जो लोग हैं, मतलब जिन लोगों के पास घर हैं, अच्छे से रह सकते हैं, मगर उन लोगों के पास जो अपने घर का निर्माण कच्चे घरों में भी रह रहे हैं, वो अपने घरों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटी सुविधा दी जाती है ताकि वो उस पैसे का यूज़ करके बाकी धीरे, जब किसी चीज़ का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हम किसी ना किसी कोशिश करके उसे पूरा ज़रूर करवा लेते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास इतने पैसे हों कि हम उसका निर्माण शुरू कर सकें तो हम उसे पूरा करने की भी कमा कर या मेहनत करके हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर आगे देखते हुए चलते हैं हम लोग कि देश में आवासीय समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति को तैयार किया गया था। जो आवासीय समस्याएं, जो बहुत से लोग बस्तियों में रहते हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी सुविधा दी गई कि घर बना सकें, उन लोगों को अच्छा माहौल प्रदान कर सकें, वो लोग अच्छी जगह रह सकें। गंदगी जो आसपास रहती है, मच्छर, बीमारियां बनती हैं, वायरल्स फैलते हैं, है ना, कितनी सारी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। इन सबको छोट समस्याओं को ख़त्म करके उन लोगों को पक्के मकान, अच्छी कॉलोनी, रोड वगैरह, सुविधा वगैरह प्रदान करके उनके जीवन को अच्छा बनाया जा सके, है ना। तो ऐसी सुविधाएं कौन प्रदान, इसलिए एक आवास नीति को बनाया गया था। ये आवास नीति का मेन जो मकसद था वो क्या था कि पर्याप्त सुविधा वाले मकानों को लोगों को देना, आवासीय सुधार के लिए देना। अब देखिए पर्याप्त सुविधा हो, उसमें शौचालय वगैरह की सुविधा हो, आपको बाहर ना जाना पड़े, आपके घर में बंद हो, अच्छे से घर हो, आप आराम से वहाँ रह सकें, पानी वगैरह से आपकी सुरक्षा हो सके उस घर में, आपको एक ऐसे मकानों का निर्माण आप करवा सकें। नगरीय क्षेत्रों में स्लम क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, स्लम क्षेत्रों में जो स्लम बस्तियां जो होती हैं, झुग्गी झोपड़ी वाली जो बस्तियां होती हैं, उनमें क्या हो, उनमें सुधार ला सके, उन लोगों को भी मकान दिला सके ताकि वहाँ पर बीमारी वगैरह इन सब चीज़ों से लोगों को बचाया जा सके। तो ये आवास नीति के अंतर्गत ये सुविधाएं लेके आए थे। इसके बाद स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, हमारे आसपास कोई सी ऐतिहासिक इमारत है, कोई सी ऐतिहासिक आसपास कोई सी ऐसी इमारत, किला हो या पुराने कुछ बना हुआ हो, अलग ही इमारत बनी हो, उनकी सुरक्षा की जा सके, है ना। कृषि इमारतें होती हैं, ऐतिहासिक कृषि इमारतें, मतलब जैसे जो वेयर हाउस वगैरह के निर्माण नहीं किए जाते उनको बोलते हैं कृषि इमारतें, जिनमें कृषि संबंधित मालों को भरा जाता है। कोल्ड हाउस होते हैं ना, कोल्ड हाउस, जिसमें सब्जियां वगैरह या ऐसे सामानों को रखा जा सके जो खराब जल्दी हो जाते हैं, तो उनको सेफ रखा सके, सुरक्षित रखा जा सके, फ्रेश रखा जा सके, ताकि उनका यूज़ हम थोड़े ज़्यादा दिनों तक कर सकें। ज़्यादा दिन तक अगर हम जो चीज़ 2 दिन में ख़राब हो रही है, अगर हम उसे 8 दिन तक सेफ रख सकें बिना किसी नुकसान के, तो किसानों को भी फ़ायदा होगा इससे, और जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, उनको नुकसान ना हो, वो चीज़ वेस्टेज ना हो। अगर जो टमाटर 2 दिन में ख़राब होकर 8 दिन तक हम उन्हें बचा के रख रहे हैं, तो सोचिए उससे लोगों तक सही माल भी पहुंचता रहेगा, पूरी उपलब्धता भी बरकरार रहेगी, साथ में ही लोगों को, जो किसान है, उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो कोल्ड स्टोरेज, इस तरीके की जो इमारतें होती हैं उन्हें कृषि इमारतें बोलते हैं। अब ऐतिहासिक इमारतें, किला वगैरह या कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह जो है पुरानी बनी हुई हैं, है ना।
फिर शिक्षा इमारतें, मतलब हमारी स्कूल वगैरह जो है वो शिक्षा संबंधित कॉलेजेस वगैरह है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इस तरह धार्मिक मंदिर वगैरह, धर्मशालाएँ वगैरह, औद्योगिक कोई सी फैक्ट्री है ना, इस तरीके की जो इमारतें वगैरह हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, है ना, इस तरीके से उनको सुरक्षा भी रखना। आगे देखते हैं हम लोग। फिर प्रत्येक इमारतों को इसके मूल रूप में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिकों की होती है। तो देखिए हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, अगर हमारे आसपास कोई सी ऐसी इमारत है हम उसे सुरक्षित रख सकें ताकि उसका आगे यूज़ हो सके, है ना। या तो वो कोई हम बोल सकते हैं टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, इससे हमको ही फ़ायदा होगा, हमारे आसपास ज़्यादा लोग घूमने आएंगे तो वहाँ पे लोगों को वहाँ पे रहने वाले लोगों को एक हम बोल सकते हैं आर्थिक तौर पे उसकी क्या होगी, लाभ अर्जन होगा, है ना, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बरकरार बनी रहेगी, अच्छी हम बोल सकते हैं स्तर पर पहुँच जाएगी, लेवल अच्छा हो सकता है वहाँ पर। तो और उनको ख़राब ना करना, जैसे सरकारी चीज़ें होती हैं उनको तोड़ फोड़ दी जाती हैं लोगों द्वारा, खुद के घर में चीज़ें हैं तो उन्हें बहुत सुरक्षित रखना, पर जो गवर्नमेंट सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको ख़राब करना, तो ऐसे नहीं, उनको भी सुरक्षित रखो ताकि एक ना मतलब कभी ना कभी हमें भी उनका यूज़ करना है, हम भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इनको सुरक्षित बनाए रखना। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, उपस्थित जो चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रख सकें, उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें ताकि हम आज नहीं कल भी हम भी उनका क्या कर सकें, प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हुए चलते हैं। अब सार्वजनिक संपत्ति व राष्ट्रीय धरोहर की देखभाल, है ना, ये सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित होती हैं और राष्ट्रीय हित में होती हैं, है ना। सार्वजनिक मतलब सबके लिए उपयोगी होती हैं। जैसे अगर बाई चांस हम नॉर्मल पार्क वगैरह है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं तो उसमें आप सब लोग जा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग व्यक्ति, है ना, सब लोग वहाँ पे जा सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। ये नहीं है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं तो हमने उसकी चीज़ों को ख़राब कर दिया, उनको डैमेज कर दिया उन चीज़ों को, ताकि अगर हम कभी ना कभी वो चीज़ हमारे भी इस्तेमाल में आती, हम भी उसका यूज़ करते, उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते जो भी आसपास है ना। अगर हमने वो पार्क के पेड़ पौधों को ख़राब कर दिया तो स्वस्थ हवा ही हमें नहीं मिलेगी, है ना, हमारे शहर में ही प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये चीज़ें, आसपास की चीज़ों को हमें सुरक्षित रखना है, हमारे जो बच्चे हैं उनको भी ऐसी चीज़ों का ज्ञान देना है। चलिए आगे देखते हैं। और ये राष्ट्र हित में रहता है। अब जैसे कुछ प्रमुख धरोहर वगैरह होती हैं, राष्ट्रीय धरोहर होती हैं, उनको सुरक्षित, जैसे राष्ट्रीय धरोहर मतलब इन पे जो गवर्नमेंट के अंदर होती हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना। जैसे हम बोल सकते हैं आगरा का किला है ना, आगरा का किला, फिर इसके बाद आगरा का ताजमहल, है ना, ये सब चीज़ों को देखना, अजंता की गुफाएं, सांची का बौद्ध स्तूप जो हमारे मध्य प्रदेश में है, सांची का बौद्ध स्तूप, फिर इसके बाद रायसेन जिले के अंतर्गत आता है खजुराहो की इमारतें। खजुराहो में कितने सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, कितने सारे डैमेज हो चुके हैं, 85 मंदिर थे जिनमें से अब वर्तमान में केवल 22 या 23 मंदिर बचे हुए हैं। सोचो 85 मंदिर में से केवल 22 के तो पूरे डैमेज हो गए हैं, उनकी सुरक्षा नहीं की जा सकी है। अब उनको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। अब वहाँ पे लोगों को कितने सारी प्रॉफिट होता है, लोग वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, इतने प्यारे प्यारे मंदिर, सुंदर मंदिर, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनको देखने आते हैं। कब के 18 आपके वो ये हैं आपके 11वीं सदी के मंदिर हैं पूरे, 11वीं आप 10वीं सदी से लेके 11वीं सदी में उन मंदिरों का निर्माण कराया गया था, चंदेलों द्वारा उन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो कितनी हम बोल सकते हैं कितने अच्छे सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर हैं, उनको देखना और उन चीज़ों को, धरोहर को संभाल के रखना, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी इतनी सुंदर सुंदर जो धरोहर है, हमारी चीज़ें हैं, उनको दिखा सकें। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं रानी की बाग है। ये सारे हमारे जो नोट हैं, हमारे जो 10, 20 और 50, 60, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के जो नोट हैं उन पर इन चीज़ों को बना है। जैसे 2000 के नोट पे मंगलयान बना हुआ, तब तो वो बंद हो चुका है ना। 500 का है। इन सब चीज़ों पे क्या बनी है, हमारी इमारतें बनी हुई हैं, हमारी चीज़ें बनी हुई हैं, हमें बताई जाती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर है। ऐतिहासिक अभिलेख हैं जो पुराने राजाओं द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे, उनके समय की जो सूचना है, उनके समय का जो ज्ञान है, उनके समय की जो जानकारी, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, हमें अभिलेख जो पत्थरों पे शिलालेख होते हैं, आपके स्तंभ लेख होते हैं जिन पर हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या उनके द्वारा कोई वहाँ पे कोई आक्रमण, उनकी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इनको भी सुरक्षित रखना, ये नहीं उनको फोड़ दिया, उनको डैमेज कर दिया ताकि हम उनकी जानकारी तक, हमारे लोगों तक ना पहुँच सके, ऐसा नहीं, हमें उनकी जानकारी मिलती रहे।
इन चीज़ों को भी सुरक्षित रखना है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के अलग-अलग आवास होते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग-अलग तरीके से रहने वाले आवासों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आवास देखते हुए चलें, जैसे मिट्टी के घर होते हैं, तो ये ग्रामीण एरिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं मिट्टी के घर। अब तो हमें ग्रामीण एरिया में भी मिट्टी के घर बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम जगह ऐसी होंगी अब, जहाँ पे हमें मिट्टी के घर आज भी देखने को मिलेंगे, है ना? मिट्टी के घर होते हैं, फिर इसके बाद पत्थर के या आपकी लकड़ी की इमारतें होती हैं जो पहाड़ी एरियाओं पे बनाई जाती। पत्थर तो किले तो पत्थरों के बने होते हैं, आज भी पुराने किले बड़ी-बड़ी चट्टानें, बड़े-बड़े पत्थरों के निर्मित किए जाते हैं, है ना? तो पहाड़ी एरियाओं पे हमें लकड़ियों के घर जहाँ वहाँ पर देखने मिलते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो टूट भी जाता है तो उसका निर्माण जल्दी करवा दिया जाए या उसमें खर्च कम हो, है ना? ऐसी जगह पे हमें कौन से घर देखने को मिलते हैं? लकड़ी के घर देखने मिलते हैं। बाँस या लकड़ी के घर अगर हम देखें तो बारिश वाले क्षेत्रों में हमें ऐसे आवास देखने को मिलते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना? बारिश हम बोल सकते हैं बारिश एरिया है, बहाव वाला एरिया है जहाँ पे बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे स्थानों पे इन घरों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अगर हम बर्फ़ के घर देखें तो इग्लू जिन्हें बोलते हैं, बर्फीले स्थानों पर इन घरों का निर्माण किया जाता है। ज़्यादातर इनका जानवर भी इग्लू बना के छोटे-छोटे जो अपने घर हैं उन्हें बनाकर रहते हैं, है ना? फिर इसके बाद होते हैं, है ना, हाउस बोट होती हैं जो आजकल आपको देखने को मिलती हैं। जो नाव होती हैं उनमें छोटे-छोटे घर बनाए जाते हैं, तैरते हुए घर जिन्हें बोलते हैं हम लोग, है ना? इनके निर्माण किए जाते हैं हाउस बोट तैरते हुए। आजकल जो टूरिस्ट लोग होते हैं, मतलब घूमने वाले जो लोग जाते हैं, यात्री जो होते हैं, ऐसे घरों में जाना, घूमना, फिर नदियों में सैर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग है ना, ईंट के मकान जिसमें हम लोगों के जो मकान जिस प्रकार बने हैं, ईंट के मकान जो हैं, है ना, प्रकार के जो घरों का निर्माण किया जाता है। अब इनमें कितने सारे प्रकार के अलग-अलग चीज़ों का गिट्टी, रेत, सीमेंट, है ना, लोहा वगैरह इनका यूज़ किया जाता है। इनमें जो मटेरियल्स लगाए जाते हैं। अब मिट्टी के घर में हमें क्या लकड़ी, मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर आपके हम बोल सकते हैं बाँस वगैरह से घर का निर्माण हो रहा है तो उसमें बाँस की आवश्यकता होती है। पत्थरों से हो रहा है तो पत्थर, अगर आपका पक्का मकान है सीमेंट रेत गिट्टी का तो उसमें सीमेंट रेत वगैरह इनका आपको यूज़ करना होता है। इनका इस्तेमाल करके हम घर का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये अलग-अलग प्रकार से घरों का निर्माण किया जाता है। तो आपने पूरे आज के आवाज़ देख लिए हैं, तो एक बार हम फिर किसी में बता देती हूँ हमने क्या-क्या देख लिया। सबसे पहले तो आवाज़ को ही जाना था, फिर इसके बाद हमने प्रमुख परिभाषाएँ देखी थी आवाज़ की अलग-अलग, हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी देखी थी और साथ में हमने आपके एस पांडे के अनुसार भी देखी, देश पांडे। फिर आवाज़ के प्रकार, 2 प्रकार के मैंने आवाज़ बताए थे, आपके स्थलीय आवाज़ बताया था और इसके बाद हमने जलीय आवाज़ भी देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने आवाज़ को समझा, फिर इसके बाद पशुओं के स्थान को देखा, विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं इनके रहने के स्थानों को जाना हम लोगों ने। फिर इसके बाद पानी में जो पक्षी वगैरह पानी में रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहने वाले हमने जानवरों को जाना, उभयचरों के बारे में हमने देखा। फिर इसके बाद पक्षियों के विभिन्न अलग-अलग आवास हैं, अलग-अलग स्थान हैं, उनको हमने जाना। फिर इसके बाद कबूतर, गौरैया, कोया, फिर इसके हमने दर्जन चिड़िया देखी, इसके बाद कोयल देखा, गिद्ध देखा, मोर वगैरह किस प्रकार के अंडे देते हैं, कहाँ पर अंडे देते हैं, किस प्रकार अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं, ये देखा हमने। फिर मनुष्यों के आवाज़ देखा, मनुष्य भी स्थायी घर होते हैं, उनके अस्थायी घर होते हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और फिर इसके उनके अस्थायी जैसे टेंट वगैरह घर होते हैं अस्थायी। फिर इसके बाद हमने, है ना, परिवार के लिए आवश्यकता ही क्यों है घरों की, है ना, तो हमने फिर वो जाना आवश्यकता किस प्रकार की होती है। फिर इसके बाद हमने आवास के बारे में जाना। फिर इसके बाद हमने राष्ट्रीय आवास नीति के बारे में जाना। फिर इसके बाद आवास नीति के बाद फिर हम लोगों ने इमारतों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर हम आवास बना रहे हैं और अगर हमारे पुराने आवास कोई हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करना। फिर साथ में हमारे जो हम बोल सकते हैं हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय धरोहर के बारे में देखा हमने, विभिन्न जो मध्य प्रदेश में भी फेमस राष्ट्रीय धरोहर हैं उनके बारे में जाना हम लोगों ने, विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में जाना, है ना। इस तरीके से आज का जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने कंप्लीट करा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक बने रहने के लिए। तो आप अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल अगर नया है, इनने आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। आने वाली क्लास में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो क्लास को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।